यूपीएससी के साथ मेरी जर्नी रही है वो थोड़ी सी लेंदी रही है। अगर मुझे एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होती कि एग्जाम को इन जनरल अप्रोच कैसे करना चाहिए, वो जानकारी होने की वजह से शायद मेरी जर्नी थोड़ी इजी हो सकती थी। हम क्या मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। सिलेबस और पीवाईक्यूज हमारे लिए एक गाइड की तरह काम करने चाहिए। अपने आप को एनालाइज करना भी उतना ही जरूरी है। ये एक बहुत ही इंटेंस प्रिपरेशन होती है, तो उस टाइम पीरियड में बर्नआउट हो जाना, डिस्ट्रैक्शंस हैंडल करना और उसके साथ साथ आइसोलेशन में भी नहीं चले जाना, ये दोनों चीजों का एक फाइन बैलेंस अचीव करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 में मेरी 182 रैंक आई है। जो यूपीएससी के साथ मेरी जर्नी रही है वो थोड़ी सी लेंदी रही है, तो इसी एक लेंदी जर्नी के बीच में मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, कुछ मिस्टेक्स रही हैं जो मैंने बाद में जाके करेक्ट की, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो सकी एग्ज़ाम में। तो उन्हीं लर्निंग्स के बारे में, क्या चीज़ें शायद अगर मुझे पहले पता होती, अगर मुझे उनके बारे में पहले एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होती कि एग्ज़ाम को इन जनरल अप्रोच कैसे करना चाहिए, तो वो जानकारी होने की वजह से शायद मेरी जर्नी थोड़ी इजी हो सकती थी। तो इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, तो मैंने प्रिपरेशन अपने ग्रेजुएशन के एंड सेमेस्टर में स्टार्ट कर दी थी। उस समय पे मैंने अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स थे और जो मेरा ऑप्शनल है वो डिफरेंट हैं। तो मुझे एंटायरली एक नया सब्जेक्ट प्रिपेयर करना था, ज्योग्राफी। तो उसकी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि मेरी तैयारी गाइडेड नहीं थी। कॉलेज टाइम में या फिर उसके बाद जैसे जैसे मेरी प्रिपरेशन आगे बढ़ती गई, मेरे पास एक गाइडेंस, एक मेंटोरशिप नहीं थी। एक किसी सक्सेसफुल कैंडिडेट से एक डायरेक्ट अगर इंटरेक्शन हो जाती, या फिर कोई ऐसे मेंटर या गाइडेंस मुझे कहीं से मिल जाती जो ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं, तो मेरे लिए एक इजी राह बन जाती। लेकिन चीज़ें खुद से फिगर आउट की, और वो शायद से मिस्टेक्स के बाद उन मिस्टेक्स को अनलर्न करना, फिर से बेटर चीज़ें सीखना, उस प्रोसेस में काफ़ी टाइम और एनर्जी चली गई। तो इसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज फेज़ में तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप वो मिस्टेक्स ना करें और आपकी प्रिपरेशन गाइडेड हो, एक राइट डायरेक्शन में हो, एक राइट डायरेक्शन हो। आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आप इस तरीके से बनाएं कि जो फिनिश लाइन है, स्टार्ट से लेकर और फिनिश लाइन तक, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, और हो सकता है आपको बीच में फेलियर्स या फिर मिस्टेक्स से डील करना पड़े, लेकिन आपके लिए वो उन चीज़ों से डील करना इजी हो जाए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि हम क्या मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और उस टाइम पे अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो जनरल टेंडेंसी ये हो जाती है कि हम बाकी सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ यूपीएससी प्रिपेयर करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा ही आइसोलेट हो जाते हैं। इसकी वजह से एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग जो सोसाइटी की, हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनकी, वो हमें नहीं हो पाती। तो इस चीज़ से हमें बचना है, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी है, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप को इतना ज़्यादा आइसोलेट नहीं कर देना है कि हम सिर्फ अपने आप को और अपनी तैयारी के बीच में ही रह रहे हैं। हमें आसपास के बारे में, अपनी सराउंडिंग्स, अपने जो वेयर अबाउट्स हैं लोगों के, समाज के, ये सब भी पता हैं, क्योंकि ये चीज़ें इन जनरल ओपिनियन फॉर्मेशन में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे हम सोसाइटी पढ़ते हैं,
उसके बारे में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग, एक ब्रॉड ओपिनियन ये बनाने में हेल्प करती हैं। तो मैंने भी अपने कॉलेज के टाइम में जब डिसाइड किया था कि मैं यूपीएससी करूंगी, तो मैं एकदम अलग से अपने आप को इतना ज़्यादा आइसोलेट कर दिया कि फिर उसके बाद जब 1-1.5 साल बाद मैंने बाहर देखा तो मुझे बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स मिले, और उन पर्सपेक्टिव्स ने, उस एक्सपोजर ने मुझे बहुत हेल्प किया एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग को अचीव करने के लिए, और वो इम्प्रॉम्प्टू हो गई। उसकी उस ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, उस डीपर लर्निंग के लिए मुझे बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं बाहर भी देख रही थी कि कैसे हो रहा है, फिर उसको रिलेट कर पा रही थी जो चीज़ मैं पढ़ रही थी उससे। फिर सबसे बड़ी चीज़ रोट लर्निंग। हमारा उद्देश्य ये हो जाता है कि हमें सिलेबस ख़त्म करना है, हमें सारा कंटेंट सॉरी, हमें सारा कंटेंट पता होना चाहिए, और हम उसी एक रेस में लग जाते हैं। ऐसा करने से क्या प्रॉब्लम आती है कि हम लिंकेजेस नहीं कर पाते, हम टॉपिक्स को उस डेप्थ के साथ नहीं समझ पाते जिस डेप्थ के साथ हमसे एग्जाम में, प्रीलिम्स में या फिर मेंस में एंड पर्सनालिटी टेस्ट में हमसे जिन चीज़ों की एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी। तो हम एक कंटेंट और सिलेबस कवरेज में चले जाते हैं अपने। अगर आप कॉलेज में हैं तो हम सीजीपीए इनके पीछे ज़्यादा भागते हैं, लेकिन ये करना है, लेकिन विथ लर्निंग। लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लर्निंग मतलब अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो हम एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ रहे हैं, हमें उसका बेसिक्स पता है। जैसे हम बात करते हैं कि जब भी हम कोई कंटेंट पढ़े तो उसका कॉन्टेक्स्ट, उसके बेसिक्स, उस पर बहुत ध्यान देना है। फिर एक रूटीन, ये होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा रूटीन, हम एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हैं तो हमें फिर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की आदत लग जाती है। अगर हम कॉलेज में थोड़े लेट बैक हो जाते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, अभी तो हमारे पास 2 साल हैं, 3 साल हैं एग्जाम में बैठने से पहले, तो उस रूटीन को फिर एग्जाम से थोड़ा पहले अचीव करना, वो फिर बर्नआउट और इनकंसिस्टेंसी ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इसीलिए अभी से जब हम अपने अच्छे रूटीन के लिए स्ट्राइव करेंगे, तभी हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाएंगे। और इसके साथ साथ सेल्फ स्टडी, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोचिंग लेते हैं मान लो, तो हम कभी कभी ऐसे कर देते हैं कि ठीक है आज हमने क्लास सुन लिया, अब कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तो अभी 2 साल के बाद है, तो अगर हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे, क्लास के नोट्स को अगर हम अपने सेल्फ नोट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो इट्स ओके, हमारे पास अभी टाइम है। वही लेड बैक एटीट्यूड फिर हमें कॉस्ट करता है, उसकी वजह से हम सफ़र करते हैं। तो सेल्फ स्टडी पे उतना ही ध्यान देना है जितना हम अपनी क्लास में ध्यान देंगे। अब ये तो जेनरिक कॉलेज में हमें कैसे अपने पर्सनालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को एक्सपोजर दें, स्किल सीखें, पार्टिसिपेटिव रहें, ये एक बात है। लेकिन उसके साथ साथ यूपीएससी के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिलेबस और पीवाईक्यूज हमारे लिए एक गाइड की तरह काम करने चाहिए। इन्हीं को देख के, इन्हीं को अंडरस्टैंड समझने के बाद हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। जो स्ट्रैटेजी एक, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हमें स्टार्ट से फिनिश तक थोड़े से स्मूथली, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स ना हो, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो, ताकि हमारी जर्नी बहुत डिफिकल्ट ना हो, ऐसी हम स्ट्रैटेजी बनाएं। और ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होती है। जब भी हम अपनी प्रिपरेशन को ये सोच के कि सिलेबस इतना ज़्यादा है और क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ऐसेज होते हैं, अगर हम ये सोच लेते हैं तो फिर हम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करते हैं कि अब इसको ऐसे अप्रोच करेंगे, अब ये इधर से भी पढ़ लेंगे, वहाँ से भी पढ़ लेंगे। जितनी हम अपनी प्रिपरेशन को, अपने रिसोर्सेज को, अपनी स्ट्रैटेजी को सिंप्लीफाई करेंगे, उतने ही हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस रेस में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए
मेरी भी यही गलती थी कि शुरुआत में मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ने लग गई थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि मैं जितना ज़्यादा पढ़ूंगी उतना ज़्यादा मुझे नॉलेज होगी और एग्ज़ाम में उतना ही डिलीवर कर पाऊंगी। लेकिन बाद में जाके 2-3 साल बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इतना ज़्यादा कंटेंट अपने दिमाग में होल्ड कर चुकी हूँ कि अब उसको रेप्लिकेट करना, उसको इंटरलिंक करना, एक ब्रॉड व्यू पॉइंट बनाना, ओपिनियन बनाना मेरे लिए इतना डिफिकल्ट हो चुका है। बेसिक चीज़ें ही समझनी और एक्सप्लेन करनी मेरे लिए इतनी डिफिकल्ट हो गई हैं कि आंसर राइटिंग तो चलो बाद में, लेकिन मैं प्रीलिम्स के जो सिंपलर क्वेश्चंस हैं उनको भी इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देती हूँ कि वो मेरे गलत हो जाते हैं। तो ये लर्निंग और इस चीज़ को, इस कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो को अनलर्न करना काफ़ी डिफिकल्ट था। तो इसीलिए आप भी जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही हर चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, उसको छोटे छोटे पैरामीटर्स में ब्रेक डाउन करके उसको तोड़ना है, अपनी टाइमलाइन को, अपनी स्ट्रैटेजी को एंड अपने सिलेबस को भी। फिर जैसे अभी मैं इसी की बात कर रही थी, बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत सारा कंटेंट पढ़ना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना ये सोच के कि एग्ज़ाम की तो डिमांड ही ये है, उससे हमें नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। जितने हमारे बेसिक स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर हमें बेसिक्स आते हैं तो हम जब कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तो उनको भी बेसिक से लिंक करने की एक ऑटोमेटिक टेंडेंसी हो जाती है। तो इसीलिए बेसिक्स पे जितना ध्यान देना है उतना ही आपको फायदा मिलना है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आंसर राइटिंग। हमने कंटेंट पढ़ लिया, बेसिक्स अच्छे से समझ लिए, अब हम उसको रेप्लिकेट भी करें। हम जो इवैल्यूएटर है, जो हमारे आंसर शीट्स चेक कर रहे हैं, जो भी प्रोफेसर्स, उनको हम अपनी बात उतने ही इजी तरीके से कन्वे कैसे कर पाएंगे। तो ये स्किल डेवलप करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमने मेंस देना है तो मेंस वेटेज बहुत ज़्यादा कैरी करता है ना। तो जब हम उसको जस्टिफाई तभी कर पाएंगे जब हमारी जो आंसर राइटिंग स्किल्स हैं वो भी सिंप्लीफाइड होंगी, एक अच्छे स्ट्रक्चर में होंगी, है ना। क्योंकि अगर लेट्स से हम 2 पेजेस का आंसर लिख रहे हैं और वो बहुत हैफेजर्ड दिखाई दे रहा है, तो एक तो प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी नहीं है, एक फिर हमने उसका स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं बनाया तभी तो वो हैफेजर्ड दिखाई दे रहा है, तो फिर ये सिंपल नहीं रह पाता। इसीलिए सामने वाला जो पढ़ रहा है हमारी आंसर शीट, उसको वो थॉट्स कन्वे ही नहीं हो पाए उतने कन्विक्शन से जो आप कहना चाहते थे। तो ये स्किल भी हमको इनकलकेट करनी है, और इसको भी अगर हम अर्ली ऑन शुरू कर देते हैं, जैसे आप अपने कॉलेज में असाइनमेंट्स लिख रहे हैं तो उस टाइम पे इन चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। आप जर्नलिंग के थ्रू इसकी कोशिश कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो आप एडिटोरियल पढ़ने के बाद उसको 1 या 2 पैराग्राफ्स में या फिर फ्लो चार्ट की फॉर्म में उसको समराइज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें हेल्प करती हैं। फिर साथ की साथ PYQs पे ध्यान देना, जो हमने यहाँ भी बात किया कि ये इग्नोर करने का मतलब है कि आप एग्जाम के पैटर्न को समझना इग्नोर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। PYQs इग्नोर करना प्रीलिम्स के या फिर मेंस के सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो 2018 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया था उस समय पे मैंने PYQs पे उतना ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि एक मैं बहुत नाइव थी और मैंने ऐसे सोचा कि ये क्वेश्चंस तो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इनको तो कोई रिपीट नहीं करेगा। लेकिन PYQs में सिर्फ क्वेश्चंस नहीं देखने, हमें एनालाइज करना है कि हमसे किसी टॉपिक के बारे में कितनी डेप्थ में, किस तरीके की स्टेटमेंट्स बना के हमसे पूछा जा रहा है। वो एनालिसिस हमें PYQs से मिलता है। अपने आप को एनालाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं, मैंने अपने आप को, चलो इट्स ओके, थोड़ा लेट एनालाइज किया, लेकिन जिस समय तक वो 2-3 साल मैं अपने आप को एनालाइज ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेहनत तो मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ लेकिन शायद पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये बेटर हो जाए, उस चीज़ को ही समझने में मुझे इतना टाइम लगा। लेकिन अगर यही सेल्फ एनालिसिस मैं थोड़ी सी
मंथली बेसिस पे या फिर इन 3-4 मंथ्स कर लेती तो शायद मेरे इम्प्रूवमेंट्स के स्कोप्स और बेटर हो जाते, मैं अपने आप को समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करती। तो इसीलिए आप भी जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़े थोड़े टाइम लैप्सेस के बाद देखो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपको क्या लगता है, आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो। वो बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ें जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो उन्हीं का रेक्टिफिकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसी से आता है फिर अनलर्निंग द रॉन्ग पैटर्न्स। अगर आप कोई गलती कर रहे हो, रिपीटेडली कर रहे हो, तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि वो हैबिट बन जाती है। तो उस हैबिट को तोड़ना, उसको अनलर्न करना, वो एक नई लर्निंग को, उसको अपने अंदर ग्रहण करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद है प्रैक्टिस। जैसे हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जिस तरीके का, जिस नेचर का एग्जाम है, उस नेचर में अपने आप को ढालना बहुत ज़रूरी है और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये सोच के कि अभी तो हम कंटेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं, प्रैक्टिस हम बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। हेल्प करता है ये, कंटेंट प्रिपरेशन में प्रैक्टिस हेल्प करता है, आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग में प्रैक्टिस हेल्प करता है। फिर है रीडिंग एंड थिंकिंग। जैसे हम बात कर रहे थे कि रोट लर्निंग कितने डेंजरस होती है, कितनी खराब होती है, तो उतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप लर्निंग करें। जब आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो उन चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हो, उनको रिलेट कर पा रहे हो। अगर लेट से आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको कुछ न्यूज़ याद आ गई जो आपने टीवी पे देखी होगी कि हाँ ऐसा तो होता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें लिंक कर पाना, एक लर्निंग एटीट्यूड से पढ़ना, वो उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक अच्छी गाइडेंस का, एक मेंटोर का। क्योंकि प्रिपरेशन, अभी इनकेस आप कॉलेज में हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके पास 2-3 साल का टाइम तो इजीली है। उस 2-3 साल में आप गलतियां भी करेंगे, आप अप्स एंड डाउन्स भी फेस करेंगे। उन चीज़ों के बीच में नेविगेट करना वो और ज़्यादा इजी हो जाता है जब आप एक गाइडेड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। आपको कोई गाइड करने वाला है, कोई बताने वाला है, कोई मेंटर, कि ये जो आप प्रैक्टिस इस तरीके से कर रहे हो ये ठीक है, इसको और कंटिन्यू करो, लेकिन आप इस तरीके से जो पढ़ाई कर रहे हो ये तरीका आपके काम नहीं आएगा। ये बताने के लिए, नई चीज़ें बताने के लिए कोई होना चाहिए। तो आपका गाइड, मेंटर आपके टीचर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके कोई ऐसे रिलेटिव या फिर कोई ऐसे फ्रेंड्स, सीनियर्स जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम क्रैक कर चुका है, तो आप उनसे पूछ सकते हो। गाइडेंस आपको लेनी चाहिए जहाँ से भी आपको मिले, फिर उसको देखो कि उन्होंने जिस तरीके से किया क्या वो पैटर्न आप पे काम करेगा, बिकॉज एवरीबडी इज़ यूनिक। और आपको जो भी कोई गाइड कर रहा है, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आप उसको एनालाइज करो, देखो कि हाँ ये चीज़ आप नहीं कर रहे, शायद उन्होंने की इसीलिए उसको उनको फ़ायदा मिला। तो ये चीज़ें फिर हमको हेल्प करती हैं। गाइडेंस नहीं होने की वजह से हम अपने आप ही आइटरेशंस करते रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शंस, ये सब करते रहते हैं अपनी प्रिपरेशन में, और हम कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को अप्रोच करने के लिए, क्या वो ठीक है या नहीं है। फिर अब सबसे ज़्यादा नेक्स्ट स्टेप पे जो आता है वो है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये एक बहुत ही इंटेंस प्रिपरेशन होती है इन इटसेल्फ। जो एग्ज़ाम का साइकिल है, जो प्रोसेस है, वो ऑलमोस्ट 1 साल का है। तो उस टाइम पीरियड में बर्नआउट हो जाना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हम पढ़ाई करते जा रहे हैं तो हम भी थक जाते हैं, लिथार्जी आ जाती है। उन चीज़ों को हैंडल करना, डिस्ट्रैक्शंस हैंडल करना, क्योंकि आप कॉलेज में हैं, और उसके साथ साथ आइसोलेशन में भी नहीं चले जाना, ये दोनों चीज़ों का एक फाइन बैलेंस अचीव करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट।
ये भी एक आर्ट है और इस कला को हम धीरे धीरे सीखते हैं। ये शायद से मैं या कोई भी आपको सिखा नहीं सकता कि आप ये कैसे मैनेज करोगे। ये आप खुद, यहाँ पे आप खुद अपने मेंटोर बनते हो। कहीं से आप सलाह ले सकते हो, आप किसी से इसके बारे में बात कर सकते हो, उनके एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ समझ आ सकता है, लेकिन आपके लिए जो काम करेगा वो आप ही को डिवाइस करना पड़ेगा। और इनकंसिस्टेंसी, बर्नआउट और डिस्ट्रैक्शंस, ये हैंडल करने से आपकी मेंटल हेल्थ वो भी बहुत पॉजिटिव रहती है ना। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, कीपिंग योर सेल्फ इमोशनली स्टेबल इस एग्जाम में, इन फॉर दैट मैटर इन जनरल किसी भी एग्जाम में स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रख पाएँ, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाएँ। क्योंकि अगर आप मेंटली एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं हो तो आपके लिए कंसिस्टेंसी से पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर हम बहुत अच्छे मूड में हैं, हम एक बहुत ही पॉजिटिव मूड में हैं, तो पढ़ाई करना कितना अच्छा लगता है, कितना इजी लगता है। लेकिन वहीं मूड खराब है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे अच्छे से, फिर इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। फिर आपको ये लगता है कि शायद आप ऑनेस्टली पढ़ नहीं रहे, डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर आप अपने आप को और ज़्यादा डांटते हो, तो वो मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब करता है और ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। तो इस चीज़ से बचना है और ये बचाव आप अपना ज़्यादातर खुद ही करते हैं। आपकी खुद की जो इनर मोटिवेशन है, ड्राइव है, वही करती है। ये इन ऑर्डर टू समराइज कि हम क्या बात कर रहे थे, हम यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो डिमांड करता है हमसे कि हमको जो टॉपिक्स है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसकी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो, एक बेसिक समझ हो। उस बेसिक समझ के लिए हम एनालाइज कर पाएँ। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना, इसके बिना आगे नहीं बढ़ना, इसके बिना ये सारी चीज़ें हो भी नहीं पाती हैं। एक बार आप बेसिक समझ गए तो आप उस कॉन्सेप्ट को एनालाइज कर पाते हो, उसको बाकी कॉन्सेप्ट्स के साथ इंटरलिंक कर पाते हो, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि जब आगे जाके आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो वहाँ पे अगर आपके सामने कोई इशू आता है तो वहाँ पे सिर्फ एक एस्पेक्ट पे डिसीजन नहीं बनते, मल्टीपल एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है। इसीलिए ये इंटरलिंकेजेस फ्रॉम दी वेरी अर्ली यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान ही अगर हम समझ जाते हैं तो आगे और ज़्यादा मज़ा आता है। फिर ओपिनियन बनाना, किसी भी थीम पे, किसी टॉपिक पे अपने बारे में भी थोड़ा, अपने विचारों को भी थोड़ा सा कलेक्ट कर पाना कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। अब अगर आपने उस टॉपिक को एनालाइज ही नहीं किया, उसको इंटरकनेक्ट ही नहीं किया बाकी थीम से, तो वहाँ पे फिर ओपिनियन बनाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और इन सब के लिए चाहिए एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, एक विजन कि ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है ये सीधा सीधा कहना क्या चाहता है। इन चीज़ों को इसी रोट लर्निंग वाले कॉन्सेप्ट से अपने आप को हटा के इस कॉन्सेप्ट पे अपने आप को लेके आना है। अपनी शुरुआत इन्हीं चीज़ों से करनी है। अकेडमिकली जब हम एक लर्निंग के माइंडसेट से पढ़ते हैं, एक एनालिसिस और एक अंडरस्टैंडिंग के माइंडसेट से पढ़ते हैं, तो हमारे लिए पढ़ना ना सिर्फ इंटरेस्टिंग हो जाता है, लेकिन हम उन मिस्टेक्स से भी बच जाते हैं जो हमारी एनर्जी और टाइम को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर देती हैं। तो ये मेरी कुछ लर्निंग्स थी जो मुझे यूपीएससी के थ्रू समझ आई। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स इनिशियल फेजेस में कमिट की जिनके बारे में मैंने यहाँ पे बात भी किया। तो आप लोग मेरी मिस्टेक से सीख सकते हो कि आप उनको रेप्लिकेट ना करें और अपनी प्रिपरेशन को स्मूथली और एक गाइडेड फॉर्मेट में अप्रोच कर सकें। थैंक यू।